वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और सभी लोगों को एक साथ नमस्कार। तो आज हमारी बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी के सारे जितने भी बेसिक चीज़ें थीं उन सभी पर बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया है। जीवन की उत्पत्ति देखी, कोशिका का पूरा सिद्धांत देखा, कोशिका क्या है सब देखा, और उसके बाद कोशिका का जो भोजन है उसको देखा, भोज्य पदार्थों को देखा और विटामिन को देख लिया। अब यहाँ से हमें डेवलप जीवों की बात करनी है, और डेवलप जीवों की बात करने से पहले उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ह्यूमन या मानव। ह्यूमन या मानव को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक बेसिक चीज़ें चल रही थी सारी, है ना। पहले हम जीवन बनना देख रहे थे, किस में बना, कोशिका को देखा, उसका खाना क्या है वो देख लिया, विटामिन देख लिया। अब ये जितने भी डेवलप जीव हैं ये कैसे हैं और ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इनकी बॉडी क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मानव को पढ़ने से पहले हमें मानव को ही पढ़ना है और मानव को ही डिटेल से पढ़ना है। तो मानव को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मानव किस कैटेगरी में आता है, किस वर्ग में आता है ना। और वर्ग के लिए हमें पहले क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमने जीवों को बनना देखा, जीवों का खाना देखा, अब हम जीवों का वर्गीकरण देखेंगे। जीवों का वर्गीकरण देखेंगे जिससे आपका एक बहुत बढ़िया तरीके का ओवरव्यू बन जाएगा कि कौन सा जीव किस कैटेगरी में आता है और संसार में जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया है। उसके आधार पर आपके एक दिमाग में समझ बन जाएगी कि हाँ भाई ये है, ये प्लांट है, ये पौधे हैं, ये फंगस है, ये शैवाल है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है ना। कैसे करके कैसे कैसे क्रम से जीवों का विकास हुआ, ठीक है, कैसे कैसे क्रम से जीवों का विकास हुआ, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा। क्लासिफिकेशन में भी बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलूंगा और अंततः जितने भी क्लासिफिकेशन रहे हैं सभी का डिटेल से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहेंगे वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण में कुछ नहीं है, जिस प्रकार से हमने अपने समाज को बांटा है कि जैसे भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ठीक है ना। फिर उसके अंदर तुम पंडित हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। फिर उसके बाद हमने कुछ कास्टें बना ली, कोई मिश्रा है, कोई पंडित है, कोई दुबे, तिवारी, पांडे, पटेल, बहुत सारे हैं, है ना। उनके अंदर फिर उनकी सब कास्ट की भाई तुम सनाड्य हो, तुम ये पंडित हो, बहुत सारे उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। उसी प्रकार से हमने अपने समय को साल में बांटा, साल को महीने में बांटा, महीने को सप्ताह में, दिन में बांटा, घंटे मिनट में। उसी प्रकार से जीव विज्ञान बायोलॉजी ने भी अपने आप को क्लासिफाइड किया है ना। और जिसमें अलग अलग वर्ग में अलग अलग जीव आते हैं, है ना, और उनके कार्यों के आधार पर उनको उसमें रखा गया है। जिस प्रकार की बॉडी की संरचना उनके जीवों में देखी जाती है वो जीव उस कैटेगरी में आते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण कि भाई जितने भी उड़ते हैं उड़ने वाले पक्षी कहलाएंगे, तो वो पक्षी वर्ग बन गया। लेकिन इनकी शुरुआत कैसे होती है, शुरुआती दौर क्लासिफिकेशन का क्या रहा, उस वहां से स्टार्टिंग कर हम वर्तमान तक पूरा अध्ययन करेंगे। इस क्लासिफिकेशन को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो निश्चित तौर पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किस जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा जीव किसके बाद आया है ना, किस जीव से किसकी उत्पत्ति हुई है, मानव कैसे बना है और उसका विकास क्रम कैसे रहा। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जीवन को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जितना भी सेल का जो कॉन्सेप्ट था वो सामान्य तौर पर हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हमें उतने अच्छे से समझ में नहीं आता, उससे हमारी भावना नहीं जुड़ पाती। लेकिन यहाँ का जो क्लासिफिकेशन होगा वो कहीं ना कहीं मानव से लिंक होगा, और आपके आसपास जितने भी पक्षी हैं, मगर है, मछली है ना, कबूतर है, ठीक है, आपका मक्खियाँ हैं, मच्छर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें से आपका ये सब लिंक हो गया और यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आज की क्लास लास्ट रहेगी, इसके बाद की जो क्लासें हैं वो आपको बहुत इजी लगने लगेंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब मानव को मैं पढ़ाऊंगा तो आप अपने ही बारे में पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा समझ में। लेकिन मानव को पढ़ने से पहले मानव किस कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जिसे कहा जाता है जीवधारियों का वर्गीकरण। देखो अभी जीवधारियों का वर्गीकरण चल रहा है, जिसमें प्लांट भी आएंगे और जिसमें एनिमल भी आएंगे और जिसमें सब आएंगे। अभी हम सभी की बात करेंगे, फिर हम केवल जीव की बात करेंगे,
फिर जीव में केवल जंतु की बात करेंगे और जंतु में केवल मानव की बात करेंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जीव तो लाखों हैं, सभी जीव हैं, लाखों हैं, लेकिन सभी जीव में पादप अलग हैं, जंतु अलग हैं, उनमें अलग अलग कैटेगरी हैं, है ना। तो सबका अध्ययन कर लेंगे कि भाई इसको हमने शैवाल में डाल दिया, इसको वायरस में डाल दिया। देखो वायरस एक नहीं होता, वायरस हजारों हैं, हजारों बैक्टीरिया हैं, लेकिन हम आएंगे जंतु पर। और जंतुओं में भी बहुत सारे जंतुओं के अलग अलग प्रकार हैं, कोई छोटा जंतु है, कोई बड़ा जंतु है, कोई रेंगने वाला जंतु है, कोई उड़ने वाला जंतु है। फिर उसके बाद उस जंतु की कैटेगरी में जो मानव की कैटेगरी होगी उस पर पहुंचेंगे और मानव का अध्ययन करना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ह्यूमन से आते हैं। फिर ह्यूमन का हम आंख, कान, नाक, गला, पेट, आंत, हड्डियां, त्वचा, सबको बिल्कुल एक एक करके ऑपरेशन कर देंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की जो बात कही वो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने कही। जॉन रे वैज्ञानिक ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, जैसे यूके कह सकते हैं, ब्रिटेन कह सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। तो वहां के रहने वाले थे जॉन रे। लगभग आसपास 1670 के आसपास इन्होंने अपनी परिकल्पना दी। सन आपको याद नहीं रखना है, सन इसका कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ही कभी आया है। बस एक क्लासिफिकेशन का सन आपको याद रखना है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो 1670 के आसपास इन्होंने कहा कि संसार में जितने भी जीव हैं इन्हें हम एक संघ में रख सकते हैं, इन्हें हम एक किंगडम में रख सकते हैं। किंगडम का मतलब होता है जगत, किंगडम का मतलब होता है जगत, तो इसे हम एक जगत में रख सकते हैं। तो इनसे पूछा गया क्यों रख सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम इन सभी जीव जंतुओं को वैज्ञानिक मानते हैं, इन सभी जीव जंतुओं को वैज्ञानिक माना जाता है, इसलिए इन सभी जीवों को हम एक वर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो वहां से इन्होंने क्या किया कि अपना एक वैज्ञानिक आधार माना और सभी जीवों को सिंगल किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर सभी जीवों को एक वर्ग में रख दिया। अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि जीवों के अंदर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, ये नहीं समझ पाए थे। इनने बस ये समझाया कि जिस प्रकार से हमारा संसार है उस प्रकार से संसार के जीव संसार से भिन्न हैं। कैसे भिन्न हैं? जैसे निर्जीव वस्तुएं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी कैटेगरी अलग है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो उनकी कैटेगरी अलग है ना। मकान अलग होते हैं, कच्चे मकान अलग होते हैं, रोडें अलग होती हैं, पेड़ पौधे अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बात करी कि भाई निर्जीव एक तरफ अलग हैं, जो हम सभी भौतिक चीजों को देखते हैं, लेकिन सजीव अलग हैं, है ना। तो सजीवों का एक वर्ग अलग है ना। तो एक सजीव हो गए, एक निर्जीव हो गए। तो सजीवों को, सभी सजीवों को उठा के इन्होंने एक किंगडम में डाल दिया। इसी कारण इनके वर्गीकरण को कहा जाता है सिंगल किंगडम क्लासिफिकेशन या वन किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी में एक जगत का वर्गीकरण। इन्होंने केवल एक जगत बनाया, एक जगत, है ना। कहा एक ही जगत है, इसी जगत में क्या है, सभी सजीव जीव हैं और बाकी सब निर्जीव है। तो बाकी निर्जीव की बात तो होती नहीं है बायोलॉजी में। फिर ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात किसने कही, वर्गीकरण की बात किसने कही, तो जॉन रे साहब ने। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे इसके नीचे, फर्स्ट पॉइंट डालें, फर्स्ट हेडिंग जॉन रे। सबसे पहले वर्गीकरण को इन्होंने बताया, है ना, एक जगत पर आधारित है, वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है ना। और सबसे पहले इन्होंने बात कही और सभी जीवों को एक वर्ग में रखा। बस इतना लिख ले। दूसरे हेडिंग डालें आप कैरोलस लिनियस। पूरा नाम था इनका कार्लस कैरोलस लिनियस। कार्लस कैरोलस लिनियस ने क्या कहा, है ना, स्वीडन के रहने वाले थे। लगभग 1708 से लेकर 1778 तक इनका जीवन यापन रहा। इसकी बीच में इन्होंने बहुत सारी खोजें की और इन्होंने दो आधार पर किंगडम को बांटा। इन्होंने दो आधार पर किंगडम को बांटा, है ना। और इसी कारण इनके पॉइंट लिखें, इनके वर्गीकरण को द्विआधारी या द्विजगती वर्गीकरण कहा जाता है। यहां लिखा भी हुआ है टू किंगडम क्लासिफिकेशन या दो जगत का वर्गीकरण। इन्होंने दो जगत कौन कौन से रखे, इन्होंने कहा कि जंतु अलग हैं और पादप अलग हैं, एनिमल अलग हैं और प्लांट अलग हैं। जीव तो सभी हैं लेकिन जंतु जीव अलग हैं और पौधे जीव अलग हैं। इसी कारण इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। पहली चीज, वर्गीकरण में दो जगत की बात कही, पादप जगत और जंतु जगत। देखो यहां से दो जगत हो गए। इन्होंने कहा कि जो बेसिक अंतर है एनिमल और प्लांट में वो सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति पर हमारा खूब बड़ा व्याख्यान हो चुका है। तो कोशिका भित्ति ऐसी है जो प्लांट और एनिमल को अलग करती है। प्लांट को आप देखेंगे कठोर दिखाई देंगे, एनिमल आपको सॉफ्ट दिखाई देंगे। अंतर क्या है? सेल वॉल। इसी कारण इन्होंने दो जगत का वर्गीकरण दिया। फिर इन्होंने कहा कि
किसी भी प्रकार के जंतु जो हैं, चाहे वो प्लांट हों चाहे वो एनिमल हों, इनको हम दो किंगडम में तो बांट सकते हैं, और साथ ही साथ इनका जो नाम होगा वो भी दो प्रकार से होगा। सभी लोगों ने पूछा कि कैसे दो प्रकार से। इनने कहा एक उसका जीनस होगा, एक उसका स्पीसीज होगी, एक उसका वंश होगा, एक उसकी जाति होगी। किसी भी जीव का वंश अलग होगा और उसकी प्रजाति अलग होगी। लोगों को समझ में नहीं आया कि कैसे वंश की बात कर रहे हैं आप। इन्होंने कहा जैसे मान लो देखो, बहुत सारे मानव हैं, ठीक है, लेकिन मानव कैसे हैं? अलग अलग हैं। कुछ मानव पहले बंदर थे, फिर गोरिल्ला बने, है ना, फिर ओरंगुटान बने, फिर होमोनिड्स बने, है ना, फिर होमो हेबिलिस बने, फिर होमो इरेक्टस बने, है ना, फिर होमो सेपियंस बने, फिर होमो सेपियंस बने, फिर होमो फ्यूचरस बनेंगे। तो मानव में भी क्या आता है? बदलाव आता है, उसकी प्रजातियां अलग अलग रहती हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पादप में उदाहरण बताइए। तो इन्होंने कहा कि जैसे एक गेहूं है तो गेहूं उसका क्या है? वंश है, ठीक है। लेकिन गेहूं के अंदर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग गेहूं होते हैं। एक गेहूं है जिसे हम सरबती कहते हैं, है ना, सरबती है, लोकमन है, ऐसे अलग अलग की प्रजातियां रहती हैं तो सभी गेहूं, लेकिन किसी का बड़ा दाना है, किसी का छोटा दाना है, किसी का चमकीला दाना है, किसी का मीठा दाना है, किसी का ज्यादा उपज वाला दाना है। तो हैं तो सब गेहूं, लेकिन गेहूं में भी प्रकार हैं। तो गेहूं क्या हो गया? वंश हो गया, लेकिन उसके अंदर जो आने वाली प्रजातियां हैं वो प्रजाति हो गई। चना का वंश चना है, लेकिन चना में भी बहुत सारे, है ना, जैसे काबुली चना होगा, सुना होगा आपने, काबुली चना है, और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो इस तरीके से उन्होंने दो नाम देने की प्रथा को आगे बढ़ाया, और इसी कारण इन्हें हम बाइनोमेनक्लेचर का पिता कहते हैं। लिख लो इस पॉइंट को नोट करके। बाइनोमेनक्लेचर का मतलब होता है द्विनाम पद्धति का जनक। तो द्विनाम पद्धति का जनक कार्लस कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो नाम पद्धति का आधार बताया और दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, पादपों को अलग और जंतुओं को अलग। बात क्लियर है? फिर पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकी का पिता कौन है? तब भी इन्हीं का नाम आता है, आधुनिक वर्गीकी का पिता या मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। या आपसे पूछे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का जनक कौन है? तब भी आप कौन लगाएंगे? कैरोलस लिनियस। अब आप कहेंगे टेक्सोनॉमी क्या है? तो टेक्सोनॉमी वर्गीकरण को ही कहा जाता है विज्ञान में। बात क्लियर है? जैसे आधुनिक वर्गीकरण, उसी प्रकार से इसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है, लेकिन हिंदी में भी इस तरीके से लिखा आ जाता है, टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कैरोलस लिनियस है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी पूछे तब भी आपको कैरोलस लिनियस लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि टेक्सा शब्द किसने दिया या टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, ये पिछली बार व्यापक में पूछा था। सभी लोगों ने कैरोलस लिनियस लगा दिया था और मैंने भी लगा दिया था। बहुत पहले की बात है, तब मैंने उतनी तैयारी नहीं की थी, लगभग 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की। तो टेक्सोनॉमी शब्द जैसे पूछा था, सब ने कैरोलस लिनियस लगा दिया, लेकिन ये शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था डी कैंडोले साहब ने। डी कैंडोले। टेक्सा शब्द किसने दिया था? डी कैंडोले। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, क्योंकि टेक्सोनॉमी का पिता पूछते हैं तो कैरोलस लिनियस आंसर आता है। लेकिन अगर आपसे टेक्सा शब्द पूछे, टेक्सोनॉमी शब्द पूछे, तब आपको डी कैंडोले लगाना है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चनों में क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन है, बाइनोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति है, इस द्विनाम पद्धति को इन्होंने किस पुस्तक में लिखा? ठीक है, तो नीचे नेक्स्ट हेडिंग करके लिखें कि इनके द्वारा लिखित पुस्तकें बहुत सारी हैं, तो सभी का नाम मैं बता देता हूं। लेकिन ये जो जानकारी है ये इन्होंने दी थी सिस्टम लिखिए, उसमें ए लगा दीजिए, सिस्टेमा नेचर, या कहीं कहीं सिस्टेमा नेचुरी भी लिखा रहता है, तो यहां लिखा हुआ है सिस्टेमा नेचुरी इनकी बुक है। एक इनकी बुक है जेनेरा प्लांटेनम, एक इनकी बुक है जेनेरा प्लांटेनम, एक इनकी बुक है क्लासिस प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, क्लासिस प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटनिका, यहां लिखा हुआ है। सिस्टेमा नेचर, जेनेरा प्लांटेनम, क्लासिस प्लांटेरम और
फिलोसोफिया बॉटनिका, फिलोसोफिया बॉटनिका। ये 3 पुस्तकें हैं इनकी, 4 पुस्तकें, जिसमें ये सब जो डाटा है वो सिस्टमा नेचर बुक में लिखा हुआ है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे वैज्ञानिक आए फिर हैकेल, है ना, अर्नेस्ट हैकेल इनका पूरा नाम था। तो अर्नेस्ट हैकेल जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी में इन्होंने एक शोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जिस प्रकार से आपने जंतुओं को पादप और जंतुओं में क्लासिफाइड किया है, उसी प्रकार से एक और प्रकार होता है जो जंतुओं से भी अलग है और पादप से भी अलग है। तो सभी लोगों ने पूछा ऐसा क्या है, तो इन्होंने कहा वो होता है आपका प्रोटिस्टा। क्या होता है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को सबसे पहले किसने बताया? हैकेल साहब ने। इसी कारण पहले देखेंगे आप, हैकेल जर्मनी के रहने वाले थे। पहला पॉइंट आएगा, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहला आप क्या देखेंगे? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 3 जगतीय वर्गीकरण दिया। 1 जगतीय वर्गीकरण, 2 जगतीय वर्गीकरण, 3 जगतीय वर्गीकरण। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकेल साहब ने। 2 तो हमारे पास पहले ही से थे, प्लांट और एनिमल, क्योंकि ये कैरोलस लिनियस साहब दे चुके थे। इन्होंने तीसरा और जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। क्या जोड़ दिया? प्रोटिस्टा। लेकिन प्रोटिस्टा में इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा जो है वो कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं, मतलब एक कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा को इन्होंने जोड़ दिया। अब ये प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्ट का मतलब होता है प्री, प्रोटिस्टा का मतलब होता है प्री, और प्री का मतलब होता है पहले। और पहले कैसे जंतु आएंगे? अविकसित। तो ऐसे जंतु जो नग्न आंखों से दिखाई ना दें, जो काफी छोटे हैं, उनको इन्होंने प्रोटिस्टा कह दिया। बात क्लियर है? क्योंकि जॉन रे साहब ने सभी जंतुओं को रख दिया और कैरोलस लिनियस साहब ने प्लांट और एनिमल का व्याख्यान कर दिया। लेकिन प्लांट और एनिमल कैसे? सभी विकसित प्लांट और एनिमल, बड़े बड़े जंतु जैसे मानव हैं, है ना, मगर है, ब्लू व्हेल है ना, हाथी है, कबूतर है, जो दिख रहा है बस उसका व्याख्यान। लेकिन प्रोटिस्टा तो दिखते ही नहीं है। वायरस, बैक्टीरिया, ये सब किसी को नहीं दिखते। उन्होंने कहा कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं जिनका वर्गीकरण भी हम अलग से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? प्रोटिस्टा में रख दो, क्योंकि प्री हैं और कैसे हैं? एक कोशिका वाले हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो माइक्रोस्कोप से जब मैंने देखा तो वास्तव में दिखे, और जब वास्तव में दिखे तो लोगों ने मान लिया कि हाँ भाई सब सही कह रहे हो आप। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो हैकेल साहब ने, अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। लिख लो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कौन सा जोड़ दिया? एक प्रोटिस्टा जोड़ दिया। लेकिन प्रोटिस्टा कैसा? एक कोशिकीय यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा की इन्होंने बात कही। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा की इन्होंने बात कही। ठीक। फिर चौथे नंबर पर कोपलैंड भाई साहब आए। कोपलैंड, कोपलैंड यूएसए के रहने वाले थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनने कहा नहीं नहीं नहीं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गलत है ना। गलत तो नहीं माना, वो भी है, लेकिन वास्तविकता में 4 किंगडम होते हैं। वास्तविकता में 4 किंगडम होते हैं। जैसे मैं कहूं कि मान लो ये 5 उंगली हैं, ये 5 उंगली हैं, ठीक है, मैं कहूं 5 उंगली हैं, लेकिन किसी ने पहले कह दिया कि नहीं नहीं ये 3 उंगली थी, पहले 3 उंगली थी। तो दूर से उसको ये 3 दिख रही है, तो 3 भी हैं और 5 भी हैं। जब 5 हैं तो 3 तो होगा ना, 5 3 के अंदर आएगा। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं नहीं 4 किंगडम है। तो 4 का मतलब ये है कि 3 तो तुम्हारे सही हैं, लेकिन तुम 3 सही से नहीं बता पा रहे, चौथा भी इसमें है। तो चौथा इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने कहा कि जैसे तुम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हो, वैसे ही एक और होता है मोनेरा। एक और क्या होता है? मोनेरा। एक और चौथा इन्होंने क्या जोड़ दिया? मोनेरा। 3 तो वो थे, इन्होंने मोनेरा और जोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटिस्टा तुम बता रहे हो, वास्तविकता में वो प्रोटिस्टा क्या है? वो प्रोटिस्टा जो है, वो प्रोटिस्टा एक कोशिकी नहीं बल्कि यूकेरियोटिक है। क्या है? यूकेरियोटिक है। और जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, पिछली क्लास देख लेना। यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब सब लिंक होगा, मैं दोबारा डिटेल से नहीं बताऊंगा, इसलिए पहली क्लास देखना, नोट्स बनाना, रिवाइज करना आपका धर्म है। तो मोनेरा क्या हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक, मतलब और छोटे। लेकिन प्रोटिस्टा कैसे होंगे? थोड़े से बड़े होंगे, यूकैरियोटिक। कहने का मतलब इनका ये था कि सूक्ष्म जीव जो हैं, देखो एनिमल और प्लांट तो विकसित हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जंतु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो भी 2 प्रकार से हैं। सूक्ष्म जीव में एक थोड़ा सा बड़ा प्रकार का है, थोड़ा सा बड़ा है, और एक बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, एक बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे वायरस, वायरस बहुत छोटा होता है, लेकिन बैक्टीरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। उसी प्रकार की इनने बात कही, एक मोनेरा बना दिया और एक प्रोटिस्टा बना दिया।
ठीक है, अभी क्या है, मैं प्रोटिस्टा और मोनेरा भी आगे आपको बताऊंगा, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आई होप 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आपको बात समझ में आ गई। कोपलैंड में लिख लेना, कोपलैंड में आप लिख लेंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 जगतीय वर्गीकरण कोपलैंड भाई साहब ने दिया, और चौथा मोनेरा जोड़ दिया, जिसे इन्होंने प्रोकैरियोटिक कहा और प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक कहा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहा। फिर इसके बाद आर.एच. व्हिटकर भाई साहब आए, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। यहां तक तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, अगर आ जाए तो आपसे बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, और यहां से वो कॉमन दिया भी रहता है आर.एच. व्हिटकर साहब से। तो आर.एच. व्हिटकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने 5, पहले लिखेंगे आर.एच. व्हिटकर, यूएसए के रहने वाले थे। ये सन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सन आपको वेरी IMP है, ये सन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1969 में, 1969 में इन्होंने, ये उसी समय की बात है जिस समय हमारे यहाँ क्या हो रहा था, इसरो की स्थापना, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कदम रख रहा था। तो 1969 में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया, जैसे 5 जगतीय वर्गीकरण कहा, 5 जगतीय वर्गीकरण कहा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा, है ना। किसने दिया? आर.एच. व्हिटकर साहब ने। ये 5 जगत वर्गीकरण क्या था? ये वही 5 जगतीय वर्गीकरण था। अब हम उन 5 जगतों को एक एक करके देखेंगे। अब यहां से हम उनका डिटेल देखेंगे। अभी तक क्या है, चीजें स्पष्ट नहीं थी, अभी तक क्या है, चीजें स्पष्ट नहीं थी। यहां से चीजें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहां से हम 5 जगतों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो मोनेरा की बात है, कि जो मोनेरा है वो भाई कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं। मोनेरा सबसे छोटे जंतु हैं। कैसे हैं? सबसे छोटे जंतु हैं। मोनेरा में एक एक पॉइंट करके लिखते जाना है आपको। मोनेरा सबसे पहला किंगडम है, सबसे छोटे जीव हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर हैं, लेकिन एक कोशिकीय के साथ साथ प्रोकैरियोटिक भी हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्री का मतलब छोटे में भी पहले, प्री का मतलब पहले, छोटे में भी पहले आने वाले। छोटे तो पहले आए होंगे, लेकिन छोटे से भी छोटे कौन है? प्री हैं। बात समझ में आ रही है? बच्चा कैसा है? छोटा है। मानव कैसा है? वयस्क है। बच्चा कैसा है? छोटा है। लेकिन बच्चे से पहले क्या होता है? भ्रूण होता है उसका, वो और छोटा होता है, वो अनडेवलप होता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा? प्री कहा, प्रोकैरियोटिक कहा। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि मोनेरा के एग्जाम्पल बताओ। ये एग्जाम्पल आपको रट लेने हैं। सबसे छोटा क्या है भाई? वायरस है। आप जानते हैं वायरस सबसे छोटा है। बैक्टीरिया है, वायरस बैक्टीरिया आ गया। बीजीए आ गया। बीजी का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। माइकोप्लाज्मा आ गया। माइकोप्लाज्मा में आपको बता चुका हूं, रोनाल्ड तथा रॉक्सनेस्ट के बारे में बताया था। फिर इसके बाद बैक्टीरियोफेज आ गया। बैक्टीरियोफेज भी क्या है? वायरस है, ना कि बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज और PPLO, है ना। PPLO भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं पिछली क्लास में। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को इन्होंने मोनेरा में रख दिया। फिर इनसे पूछा कि भाई प्रोटिस्टा क्या है, तो इन्होंने कहा प्रोटिस्टा भी छोटा जंग है। प्रोटिस्टा के भी जीव छोटे हैं। प्रोटिस्टा के भी जीव यूनिसेलुलर हैं। प्रोटिस्टा में भी एक सेल है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी कोई एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक हैं और ये यूकैरियोटिक हैं, ये यूकैरियोटिक हैं। इनसे पूछा कि भाई दोनों में क्या अंतर है। इन्होंने कहा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का बस इतना अंतर है कि ये प्रोकैरियोटिक का मतलब प्री और प्री का मतलब पहले, और पहले क्या आता है? अविकसित। पहले क्या होता है? अविकसित। अविकसित का मतलब जिनका विकास ना हुआ हो। विकसित से अविकसित से विकसित होता है, ना कि विकसित से अविकसित। बच्चा बड़े से छोटा नहीं बल्कि छोटे से बड़ा होता है। तो अविकसित जंतु आएंगे, इन्हीं अविकसित को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। अविकसित मतलब क्या होगा? जो हमने कोशिका पढ़ी है उस कोशिका में जो अंग हैं छोटे छोटे। अब आप कहेंगे अंग क्या है? वही अंग, न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, आपका गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रिक्तिका है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ऐसे तमाम तरीके के सेल ऑर्गन जो हैं वो इनमें अनुपस्थित होंगे और इनमें उपस्थित होंगे। इनमें अनुपस्थित होंगे और इनमें उपस्थित होंगे। मतलब यहां अनुपस्थित इसलिए होंगे क्योंकि ये अविकसित जंतु हैं, और इनमें उपस्थित इसलिए होंगे क्योंकि ये विकसित जंतु हैं। बात क्लियर है? इसलिए इन्हें यूकैरियोटिक कहा, और इसका अंतर मैं आपको समझा चुका हूं। कुल मिलाकर यहां एग्जाम्पल याद रखना है। पहला अमीबा, मोस्ट IMP, बार बार आता है। युगलीना, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम,
प्लाज्मोडियम और एल्गी, ये सभी किस में आते हैं? आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इनसे केवल एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अमीबा का पूछा जाता है चलन अंग क्या है? अमीबा का चलन अंग क्या है आपका? स्यूडोपोडिया। क्या है? स्यूडोपोडिया। अमीबा किससे चलता है? स्यूडोपोडिया। अब आप कहेंगे स्यूडोपोडिया क्या है? अमीबा का आकार इस तरीके से होता है और ये जो उभार हैं ये स्यूडोपोडिया हैं, इनको ही आगे पीछे करके ये मूव करता है, चलता है। ठीक है। अमीबा का जो भोजन संग्रहण है, भोजन संग्रहण करने की जो विधि है वो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ये एक बार व्यापक में पूछा था। अमीबा जो भोजन संग्रहण करने की जो विधि है, इसकी भोजन का संग्रहण करने की प्रोसेस है, उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है और भक्षण करने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। भोजन संग्रहण पिनोसाइटोसिस, भक्षण करने को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये दो शब्द आप याद रखेंगे, ये 12th में पूछा जाता है। तो ये अमीबा किससे चलता है? आपका स्यूडोपोडिया से चलता है, स्यूडोपोडिया। यूग्लिना किससे चलता है? यूग्लिना चलता है फ्लैजिला से। अब ये फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला ऐसे इस तरीके के छोटे छोटे बिल्कुल धागेनुमा संरचना होती है, इनसे मूव करता है। तो आपको बस नाम याद रखना है ना। आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको डायग्राम आ जाएगा। ये फ्लैजिला से चलता है और पैरामीशियम जो है ये सिलिया से चलता है, सिलिया, है ना। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। पैरा मतलब पाँव, पाँव में क्या पहनते हैं? चप्पल, पैरामीशियम। और इसमें भी इस तरीके के सीलिया लगे होते हैं, तो ये सीलिया से चलता है। ठीक। अमीबा, स्यूडोपोडिया, यूग्लिना, फ्लैजिला, सॉरी फ्लैजिला इस तरीके से होता है ना। ये अमीबा है, सॉरी अमीबा बता चुका। यूग्लिना, ये यूग्लिना है। यूग्लिना में ऐसा वायर निकला होता है एक, है ना। तो इसके द्वारा ये ऐसे मूव करके चलता है और सीलिया ये होते हैं। पैरामीशियम सीलिया से चलता है। एल्गी चलता नहीं है, आप जानते हैं एल्गी स्थायी रहता है, काई जैसे कहते हैं ना, काई लगी रहती, गिर पड़ते हैं आप। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये तो एक सेल वाला होता है और ये भी नहीं चलता, ये मूव नहीं करता, ये केवल बहता है, ये गोल रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम वही है जो आपके शरीर में मलेरिया फैलाने का काम करता है, जो आपके शरीर में मलेरिया फैलाने का काम करता है ना। मलेरिया मच्छर काटने से नहीं होता, बल्कि मच्छर की लार में अगर प्लाज्मोडियम बैठा है और वो प्लाज्मोडियम आपके अंदर चला जाएगा तो उससे मलेरिया होता है। ठीक है। फिर ये प्लाज्मोडियम जाके आपकी आरबीसी की वाट लगा देता है, आरबीसी को खा जाता है और आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती और आपको ठंड लगने लगती है और आप में कमजोरी आ जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको 2 टैबलेट लिखता है। एक टैबलेट क्लोरोक्विन की होती है, एक टैबलेट क्लोरोक्विन की होती है जो मार्केट में लार्गो के नाम से मिलती है, और एक पैरासीटामोल होती है जो डोलो 500 के नाम से मिलती है। बात क्लियर है। तो इस तरीके की कुछ दवाइयां हैं जिससे प्लाज्मोडियम को खत्म किया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लोरोक्विन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोरोक्विन की दवाई से खत्म हो जाती है और क्लोरोक्विन की दवाई जो है वो सिनकोना से मिलती है और सिनकोना के छाल से मिलती है और सिनकोना सबसे ज्यादा विश्व में इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में अंडमान निकोबार और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम बेसिकली 4 प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसमें सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड तथा रास के द्वारा की गई। रोनाल्ड और रास ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया नाम का एक रोग होता है जो कि प्रोटोजोअन्स से होता है। तो एक बात याद रखना कि मलेरिया किसी वायरस बैक्टीरिया से नहीं होता, बल्कि प्रोटोजोअन्स से होता है, परजीवी से होता है। ठीक, बात क्लियर है। जब मलेरिया की पहली स्टेज आपके ह्यूमन में एंटर करती है तो उसे स्पोरोजोइट कहा जाता है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन रहा कि मलेरिया शब्द किसके द्वारा दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन रहा कि मलेरिया शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये इसका क्वेश्चन आप बताएंगे। हाँ, एक चीज और, ये जो यूग्लिना है ये प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल के बीच की इसे कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें प्लांट के गुण भी होते हैं और एनिमल के गुण भी होते हैं। और एकमात्र, हाँ इसमें नोट करके लिखो जल्दी से, इसमें नोट करके लिखो कि विश्व का एकमात्र जंतु यूग्लिना है। विश्व का एकमात्र जंतु यूग्लिना है जिसमें हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। यूग्लिना को आप ध्यान से देखेंगे तो यूग्लिना कैसा दिखाई देगा आपको?
युगलीना आपको हरा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसमें हरित लवक होता है, मतलब पौधों के है जंतु लेकिन है हरित लवक, जबकि हरित लवक किसमें होता है? पौधों में, और ये पौधे नहीं है। ठीक है, तो युगलीना का बेसिक गुण होता है। एक और जीव है ना, एकमात्र कहना उचित नहीं है। दूसरा जो जीव है वो सामान्य तौर पर कोई जानता भी नहीं है और बहुत सारी पुस्तकों में दिया नहीं रहता, इसलिए एकमात्र युगलीना माना जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और है जिस पर थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति है, जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, है ना। जब आप साइंस से ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तब वहां पर आपको ये मिलेगा। क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा उतना ज्यादा चर्चा में नहीं है। तो बस युगलीना याद रखें, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखें कि जो फंजाई है, ये जो फंजाई है, फंजाई और प्रोटिस्टा, जो मैंने आपको कैरोलस लिनियस के बारे में बताया है, कैरोलस लिनियस के बारे में बताया है, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? द्विनाम पद्धति, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें जाकर आप एक चीज और लिख लेंगे, जब इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और साथ में बाई नोमेनक्लेचर मतलब द्विनाम पद्धति दी, तो द्विनाम पद्धति के साथ साथ इन्होंने एक चीज और दी थी, इन्होंने 6 भागों में जीवों का वर्गीकरण किया था, 6 भागों में जीवों का वर्गीकरण किया था, है ना। देखो, सभी जीवों का वर्गीकरण तो इन्होंने कितने भागों में किया? 2 किंगडम में, 2 जगत में कर दिया। 2 जगत में करने के बाद इन्होंने कहा जीव को हम पहचानेंगे कैसे? तो द्विनाम पद्धति से। एक उसका वंश होगा, एक उसकी जाति होगी। लेकिन वास्तविक तौर पर सत्य यह है कि 2 नाम लेना तो एक बहाना है। सही से अगर किसी व्यक्ति का क्लासिफिकेशन करना है, सही से किसी पादप का क्लासिफिकेशन करना है, तो 2 नहीं बल्कि उसके 6 पार्ट होंगे, 6 भाग होंगे, उससे सही से क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें 2 महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं 2 से नाम लिया जाएगा, और इसी कारण इसको हमने द्विनाम पद्धति कहा। टोटल संसार में 2 किंगडम हैं, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन वास्तविक रूप से 6 पार्ट में होगा। लेकिन 6 के 2 पार्ट ऐसे होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होंगे, जिनसे उस प्लांट और उस एनिमल का सही से हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। इसी कारण उस पद्धति को द्विनाम पद्धति कहा गया, बाई नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा गया। तो 2 नाम पद्धति तो आप जान गए, वंश और स्पीसीज, लेकिन मैं आपको 6 बताता हूं। सबसे पहले आएगा फाइलम, दूसरा आएगा क्लॉस, तीसरा आएगा ऑर्डर, चौथा आएगा फैमिली, पांचवा आएगा जीनस, और छठा आएगा आपका स्पीसीज। किसी भी प्रकार का देखो होगा ना 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग हैं, और सबसे बड़ा होगा इसके ऊपर भी एक और है, लेकिन उसको माना नहीं जाता। मैं आपको 7 बताता हूं किंगडम। ठीक है, कैरोलस लिनियस भाई साहब ने 6 बताए थे, 6 मान्य है, लेकिन मैं आपको 7 बताता हूं। किंगडम सबसे बड़ा होता है। किंगडम का मतलब होता है या तो पादप या जंतु। जो भी पादप या जंतु है उसको उठा लो, उसका किंगडम उठा लो, या तो प्लांट किंगडम होगा या एनिमल किंगडम होगा। फिर उसका जो वर्गीकरण है, देखो फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ। जैसे संघ क्या हो गया आपका? कार्डेटा हो गया। बहुत सारे संघ अभी मैं पढ़ाऊंगा। क्लास का मतलब होता है वर्ग। ऑर्डर को क्या कहते हैं? गण। फैमिली को क्या कहते हैं? परिवार, है ना, परिवार रहते हैं अलग अलग। जीनस को कहते हैं वंश, और स्पीसीज को कहते हैं प्रजाति, है ना। यहां अपने से मानव का पढ़ते हैं, मानव का जो वंश है वो होमो है, और प्रजाति क्या है? सेपियंस है ना। उसका परिवार भी है, गण भी है, वर्ग भी है, और संघ भी है ना। कार्डेटा आता है, वर्ग, फिर वर्टिब्रेट आता है, वर्टिब्रेट के बाद ऑर्डर आता है ना। फिर ऐसे अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें पूछा था सबसे बड़ी इकाई, कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? फाइलम। कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? स्पीसीज। तो इतना भी आप उसमें पुट कर लेना। ठीक, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आज आपको सही से क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने कहां तक बात कर ली? प्रोटिस्टा की बात कर ली, जो कि ये दोनों चीजें हमारे अर्नेस्ट हैकल और कोपलैंड भाई साहब बता चुके थे। लेकिन आर.एच. व्हिटकर के जो क्लासिफिकेशन में 5वीं चीज बढ़ी थी, उस 5वीं चीज बढ़ी का नाम है फंजाई को कवक भी कहा जाता है हिंदी में, और सामान्य भाषा में फफूंद भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, फफूंद भी कहा जाता है। फफूंद में ने क्या कहा कि जितनी भी फफूंद है वो मल्टी सेलुलर हैं, है ना। यूकेरियोटिक तो हैं लेकिन मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुकोशिकीय हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सब में एक कोशिका है, लेकिन यहाँ पर बहुकोशिका हो गई, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल गई, ऊतक प्रकार से जीव बना लिए। अंतर केवल ये है कि ये परजीवी होते हैं। ये क्या है, परजीवी होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, और इनकी जो वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल बस आपको याद रखना है। मशरूम आप जानते होंगे, मशरूम है ना, कुकरमुत्ता है ना, सामान्य भाषा में डुबकइयाँ कहते हैं इनको। खमीर आप जानते हैं, इंग्लिश में इसको ईस्ट कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इस तरीके से लिखा सकता है, खमीर। और एक होता है पेनासिलियम, पेंसिलिन दवाई इसी से निकलती है। इसके अलावा और भी हैं, है ना, बहुत सारे हैं, जैसे पक्सीनिया है आपका, है ना, एस्पेरजिलस है, और भी हैं, लेकिन बस आप इतने याद रख लीजिए। तो 3 हो गए, और इसके बाद अंतिम 2 जो हैं वो वही हैं। एक आपका प्लांट हो जाएगा जिसमें संसार के सभी प्लांट आ जाएंगे, है ना, और एक आपका एनिमल हो जाएगा जिसमें संसार के सभी एनिमल आ जाएंगे। तो आई होप आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ये किसका क्लासिफिकेशन था, R.H. व्हिटकर साहब का। तो R.H. व्हिटकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को अच्छे से समझा दिया, लेकिन प्लांट और एनिमल को समझाने के लिए अभी भी क्लासिफिकेशन अधूरा था, ठीक है। R.H. व्हिटकर भाई साहब ने 5 वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दे दिया, लेकिन इसके बाद भी प्लांट और एनिमल को इन्होंने ऐसी साइड में रख दिया कि भाई ये इनमें सारे प्लांट आ जाएंगे, इनमें सारे एनिमल आ जाएंगे, लेकिन ये बताना भूल गए कि प्लांट अपने आप में इतना बड़ा है कि सारे क्लासिफिकेशन से कई गुना बहुत बड़ा है, और एनिमल क्लासिफिकेशन अपने आप में इतना बड़ा है कि इसमें कई क्लासिफिकेशन समाहित हो सकते हैं। अब इनमें इतने सारे वैज्ञानिक आए कि जिन्होंने रिसर्च पर रिसर्च की और अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए। प्लांट का भी एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है जो एग्जाम में कभी नहीं आता, जितना आता है बस मैं आपको वो बताता हूं। और एनिमल जो है ये क्लासिफिकेशन भी बहुत बड़ा है, इस पर आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आता है ना। तो प्लांट क्लासिफिकेशन जो है ये 2 प्रकार से है। एक जीव होते हैं क्रिप्टोगेमस, और एक होता है फेनेरोगेमस। हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम है। क्रिप्टोगेमस को 3 भागों में बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है ना, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में आता है एल्गी और फंजाई। ब्रायोफाइटा, इसका क्लासिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा है। टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। थैलोफाइटा का अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इतने डीप में आपको नहीं जाना। फेनेरोगेमस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। फेनेरोगेमस को 2 भागों में बांटा है। एक होगा आपका एंजियोस्पर्म और एक होगा आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म भी अपने आप में बहुत बड़ा है। साइकेडेल्स है ना, आपके बहुत अलग अलग बहुत बड़ा है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एंजियोस्पर्म बस आप याद रखें, एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट में बांटा है। अब इसके ऊपर एक एक को आप उठा के देखें, जिम्नोस्पर्म को उठा लेंगे पूरा चार्ट भर जाएगा, इतना बड़ा क्लासिफिकेशन है, मैं आपको बता नहीं सकता। ब्रायोफाइटा, टेरिडो अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन एक समझ बनाने के लिए आप इतना बस याद रखें जिससे आप प्लांटों की गतिविधि को समझ सकें। कैसे समझेंगे? प्लांट में या तो बीज होगा, तो बीज वाले पौधे जितने भी हैं संसार में वो आपके फेनेरोगेमस में आ जाएंगे। लिख लेना साइड में, इसमें बिना बीज वाले पौधे। तो आप कहेंगे कि बिना बीज वाले भी पौधे हो सकते हैं? जी हाँ, संसार में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें बीज नहीं होता। तो फिर क्या होता है? तो फिर स्पोर होता है, किसी में स्पोरोफाइट होता है, किसी में गैमेट होते हैं। कौन से जीव हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा बस आपको पढ़ना है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ब्रायोफाइटा बस ये याद रखना है कि ये प्लांट जगत का क्या है? एम्फीबियंस है।
जैसे हमारे यहाँ एम्फीबिया मेंढक एंडक होता है ना, लेकिन प्लांट जगत का एम्फीबियंस क्या है? ब्रायोफाइटा है। इसमें दोनों गुण होते हैं, मतलब ये पानी में भी पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा पौधे और जमीन में भी पाए जाते हैं। थैलोफाइटा में एल्गी आता है। शैवाल को हम अलग से पढ़ेंगे, लास्ट में जब मैं बॉटनी पढ़ाऊंगा तो पूरा शैवाल पढ़ा दूंगा, और फंजाई पढ़ाऊंगा तो सारी कवक पढ़ा दूंगा पूरी डिटेल से। वैसे कवक का लेक्चर में डाल चुका हूँ, कवक का लेक्चर आप बायोलॉजी में जाके देख लेंगे, साइंस में, उसमें पूरी कवक में पढ़ा चुका हूँ डिटेल से। बीज वाले पौधे, जब बीज होगा तो बीज दो प्रकार से होगा। जब बीज में कवर है तो वो एंजियोस्पर्म कहलाएगा, और बीज जब नग्न है तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाएगा। क्योंकि जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब ऐसा बीज जिस पर आवृत ना हो, जिस पर आवृत ना हो, जिस पर कवर ना हो, है ना, नेकेडलेस हो। तो जो कवर नहीं होता उसे अनावृत बीजी कहा जाता है, जो जिम्नोस्पर्म कहलाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है आवृत बीजी, मतलब ऐसे बीज जिन पर आवृत होगा, कवर होगा ऊपर, मतलब बीज कैसा होगा? मजबूत होगा। फिर एंजियोस्पर्म के अंदर जब हम गए तो बीज दो प्रकार से है। एक बीज ऐसा है जो एक ही बीज होता है, जैसे मोनोकाट कह दिया, मोनो का मतलब एक होता है। एक बीज ऐसा होता है जो बीच में से कट जाता है, इसलिए इसे डाइकोट कह दिया, मतलब द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री एग्जाम्पल के तौर पर सारी दालें, जितनी भी दालें आप आज घर में देखना जाके, आप अरहर को देखना, आप चने को देखना, चने को आप जब तोड़ेंगे तो उसका जो बीज है वो दो भागों में बट जाएगा, दो भागों में बट जाए। जितनी भी दालें हैं सब दो भागों में बटी होती हैं। तो जितने बीज दो भागों में बट जाते हैं फोड़ने पर वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं, मतलब डाइकोट कहलाते हैं। और जो एक ही रहते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते वो मोनोकोट कहलाते हैं। जैसे चावल को आप तोड़ के देखना, चावल दो भागों में कभी नहीं बटता, वो डस्ट बन जाता है। गेहूं डस्ट बन जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक बीजपत्री हैं, उनका बीज सिंगल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये सब हम लास्ट में बॉटनी में पढ़ेंगे। अभी बस केवल आप थोड़ा सा हल्का फुल्का क्लासिफिकेशन याद रखें, क्योंकि अभी हमको एनिमल किंगडम पढ़ना है। तो एनिमल किंगडम की हम थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम मानव को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एनिमल किंगडम जो है ये बहुत सारे भागों में बटा हुआ है, बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। इसकी जो स्टार्टिंग है वो प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। दूसरा आता है आपका पोरीफेरा, तीसरा आपका आता है सीलेंट्रेटा। हिंदी में लिखूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले हैं। वैसे इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम सेम है। ये हम किसको पढ़ रहे हैं? ये हमारा, देखो प्लांट का मैंने बता दिया, अब केवल लास्ट में एनिमल बचा था, तो ये एनिमल किंगडम चल रहा है। किंगडम का मतलब होता है जंतु जगत। तो जंतु जगत में पहला जंतु है प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है आपका सीलेंट्रेटा, चौथा है आपका प्लेटीहेल्मेंथीस, चौथा है, पांचवा है आपका नेमेटीहेल्मेंथीस, छठवां है आपका एनिलिडा, सातवां है आपका आर्थ्रोपोडा, आठवां है आपका मोलस्का, नौवां है आपका इकाइनोडर्मेटा, और 10वां है आपका कार्डेटा। बस ये 10 वर्ग हैं, ये इसके अंदर हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी क्लासें हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी सब क्लासेस हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर हैं, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। लेकिन इतना गहराई से आपको नहीं जाना है, इतना एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता। बस कुछ एनिमल हैं जिनके आपको केवल बॉटनिकल और जूलॉजिकल नाम याद कर लेने हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, छिपकली, जो आपके सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं, गाय है, भैंस है, इनके बस जो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो ये है। अब इनके अंदर भी बहुत सारा डिटेल है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। इनके अंदर केवल आपको एक एक दो प्रॉपर्टी याद रखना है। पहली चीज, एक एक दो प्रॉपर्टी याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल का मतलब कौन सा जंतु किस कैटेगरी में आता है। एक एक जंतु याद रखना है, एक एक जंतु, ज़्यादा नहीं।
एक एक जंतु से क्या होगा, आपको एक समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ भाई जीवों का विकास किस तरीके से हुआ। अब आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन स्टोरर और यूसेंजर के द्वारा दिया गया था। स्टोरर और यूसेंजर के द्वारा दिया गया था, और इस क्लासिफिकेशन में इतने बढ़िया तरीके से समझाया है कि पहले केवल एक कोशिका आई, फिर 2 कोशिका वाले जीव आए, फिर यहां से ऊतक बनने लगा, बहुत सारी कोशिकाएं आ गई, फिर धीरे धीरे अंग बनने लगे, फिर अंग तंत्र बनने लगा, फिर और बड़े जीव, फिर और बड़े जीव, फिर और बड़े जीव, और फिर इतने बड़े जीव कि उनमें रीढ़ की हड्डी बन गई, मतलब सबसे विशाल। और इसी कार्डेटा में आता है मानव, और मानव और कार्डेटा में और सभी विकसित जंतु। लेकिन इसके पहले छोटे 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 एक जीवों का क्रम है, एक जीवों का क्या है, बहुत बढ़िया क्रम है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को काफी डिटेल से पढ़ना पड़ता है, और इसकी जो चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यापम में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पूछता है कि एनेलिडा में कौन सा जंतु आता है, केंचुआ किस में आता है, फाइलेरिया किस में आता है, साइकोन किस में आता है, कैनोल सिस्टम किस में पाया जाता है ना। स्पंज वाले जंतु, ये क्वेश्चन बार बार आया है। स्पंज वाला वर्ग ये है, इसमें पूरे स्पंज भरे पड़े हैं। ठीक है, किसी में प्लेट वाले जीव भरे पड़े हैं, किसी में 6 पांव वाले जंतु हैं, किसी में जहर वाले जंतु हैं, किसी में पानी वाले जंतु हैं, किसी में उभयचर जंतु हैं, किसी में मछली है मतलब पानी वाले हैं, किसी में उड़ने वाले हैं, किसी में रीढ़ की हड्डी है, किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है ना। तो सभी प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो हम इसको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।